नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी मार्केट पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज फोकस करेंगे व्हीट पर, जहां पर ओएमएसएस ऑपरेशन को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। क्या है कारण, अवेलेबिलिटी की सिचुएशन कैसी है, क्या स्थिति बनी हुई, इन सब पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे एनर्जी बास्केट की और कच्चे तेल की भी। साथ ही बुलियंस पर भी एक राय लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड नए साल की तरफ जाते हुए होनी चाहिए। क्या ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रैटेजी लेकर चले, तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ कॉटन मार्केट पर भी आउटलुक लेंगे। 2024 में कॉटन मार्केट कैसा रह सकता है, और इस सब पर हमारा फोकस रहेगा। अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, डिमांड कैसी रहेगी, प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है, तो 2024 में क्या है कॉटन सेक्टर का आउटलुक, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले इनफैक्ट अपने आज के एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रैटेजीज लेकर, और साथ ही साथ व्हीट ओएमएसएस पर बातचीत करने के लिए विकास बगड़िया हमारे साथ हैं, अजय केडिया हैं, साथ ही शिवाजी रूरल फ्लोर मिल्स के अजय गोयल भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक राय ले लेते हैं स्ट्रैटेजीज पर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलियंस की, जहां पर एक रेंज में ही कारोबार होते हुए हमने देखा है। गोल्ड सिल्वर में स्पेशली जो स्ट्रेंथ बनी थी वो अब सस्टेन होती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी भले ही ना हो, लेकिन एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। विकास बताइए पहले तो गोल्ड सिल्वर कैसे देख रहे हैं आप प्राइसेस इन लेवल से? जी दीपाली जी, पहले तो गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड अभी जो जिस दायरे में था वो दायरा को भी तोड़ने के लिए रेडी हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी $2080 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले कुछ सेशंस में $2100 और $2120 तक देखने मिल सकता है। एमसीएक्स में 63,500 के करीब का एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो एक छोटा सा जो प्रीवियस हाई था 64,000 के 60 के करीब का, उसके ऊपर जैसे ही गोल्ड निकलेगा तो गोल्ड में 64,500 और 64,900 तक का लेवल्स देखने मिल सकता है। और बॉटम पे जो सपोर्ट रहेगा वो 63,500 के करीब का रहेगा। तो टेक्निकल चार्ट में वीकली चार्ट बहुत अच्छा है ही। डेली चार्ट में बट ये बस ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो गोल्ड में एक तेजी वापस और स्विफ्टली ये मूव करते नजर आएगा। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिली है, और जैसे कहा भी जा रहा है, विकास कह भी रहे हैं कि खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सोना 64,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली में गया था, और वहां से एक अच्छा खासा रीबाउंड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी 2085 के लेवल्स, यानी कि तेजी यहाँ पर भी बरकरार है। अजय, $2400 2024, अब ये मेरे दिमाग में बैठ गया, फिट हो गया, आपने बहुत बार बोला है। लेकिन अगर नियर टर्म की बात की जाए तो किस तरह की रेंज अब यहाँ पर देखने को मिल सकती है फर्स्ट क्वार्टर 2024 से अगर शुरुआत करें? डेफिनेटली अगर हम देखें तो अब तक जो 2023 में फैक्टर्स थे, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर, रेट कट की लेकर हम लोग एक आशंका थी, बट 2024 में ये कंफर्म है कि रेट कट होगा। 2022-23 में कंटिन्यूस सेंट्रल बैंक की बाइंग है। अनसर्टेनिटी तो हम डे बाय डे बढ़ते हुए दिखे, तो इस सबको देखते हुए डेफिनेटली मुझे लगता है एक तेजी कंटिन्यू रहेगी। जो हमने कंजर्वेटिवली 2240 है, बट मुझे लगता है 2400 दिखा है। बट फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो जनरली ये 2-3 ट्रेंड देखा गया है कि जब भी इक्विटी में थोड़ी भी अनसर्टेनिटी है, इक्विटी में बड़ा फॉल आता है तो लैग करता है, गोल्ड में भी एक थोड़ा पुल बैक आता है। तो आई थिंक जो रैली हमने 1810 से लेकर $2100 लगभग हमने अभी देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे लगता है एक पुल बैक पॉसिबल है। तो मे बी अगर फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, जहां पे नीचे में मुझे लगता है कि 1950 से 1960 तक का पहले एक पुल बैक देना चाहिए। जबकि हम हायर साइड की बात करें तो टाइमिंग मुझे लगता है 2145 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई देता अगर पूरे फर्स्ट क्वार्टर की बात की, क्योंकि जो इंटरसेट कट भी होगा वो मार्च ऑनवर्ड्स ही होगा। तो आई थिंक जनवरी, फरवरी और मार्च की अगर फर्स्ट हाफ तक की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट का जो दायरा रहेगा $1950 से लेकर $2140 के बीच में रहेगा। एंड थोड़ा सा सेंस आ रहा है कि नीचे की तरफ एक बार पुल बैक दे, फिर एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डिप्स का इंतजार यहाँ पर जरूर करें, और सोने में खरीदारी के मौके आप यहाँ पर लगातार अगले साल के लिए भी ढूंढ सकते हैं। बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, जहां पर ये साल काफी उठापटक वाला रहा। फसल को लेकर चिंताएं थी, एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर इन द बैंड कैटेगरी रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने मल्टी ईयर हाइज प्राइसेस आते हुए देखे, और उसके बाद एक करेक्शन तो है ही। भारतीय बाजारों में कुछ पॉजिटिविटी के साथ ये साल फिलहाल खत्म हो रहा है, लेकिन ओएमएसएस के जरिए हमने यहाँ पर गेहूं की बिक्री अब थोड़ी बढ़ते हुए देखी है। अजय जी, कैसे हैं ये नंबर्स, और क्या कुछ अब स्टेबिलिटी बाजार में आने लगी है? इस साल को कैसे समराइज करेंगे आप? बिल्कुल, अभी जो है बाजार काफी स्थिर है, एंड उसका उनके 2-3 कारण है। एक तो एफसीआई ने जो अपना ओएमएसएस स्कीम है उसको भी रैशनलाइज किया है एज पर कैपेसिटी ऑफ यूजर।
जिसकी वजह से जो एक स्पिल ओवर हो रहा था वो खत्म हो गया है। एंड करीबन 3.5 लाख टन हर हफ्ते रिलीज कर रहा है कंटिन्यूसली। एंड आगे जाते हुए सबको ये उम्मीद है कि ये 4 लाख टन हो जाएगा अगले महीने से, ताकि जो है, क्योंकि अभी 60% 70% रिलायंस मार्केट की एफसीआई पे है अभी, क्योंकि मार्केट जो है अदरवाइज फुल्ली ड्राई है। सरकार ने जो है मार्केट का सारा स्टॉक स्क्वीज आउट कर दिया है स्टॉक लिमिट्स के द्वारा और बाकी उनके कदमों के द्वारा। तो अभी सबकी नजर एफसीआई पे है कि धीरे धीरे अगर वो थोड़ा सा अपना एलोकेशन वीकली टेंडर में बढ़ाती रहेगी तो बाजार स्थिर रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा, वरना यू कैन सी सम अपवर्ड स्पर्ट अगर कोई महीने में थोड़ी डिमांड ज्यादा रही तो। ओके अजय जी, फिर फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो एफसीआई के पास कितना स्टॉक अभी बाकी है, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीकली डिमांड 3.5 लाख टन से बढ़कर 4 लाख टन जाने की भी पॉसिबिलिटी है, तो उतने कंफर्टेबल सिचुएशन में है एफसीआई फिलहाल? आप समझ लीजिए एकदम फिनिशिंग लाइन जो है टच एंड गो रहेगी इस साल। करीबन 55 लाख टन जो है सरकार ने ऑलरेडी ओएमएसएस में बेच चुकी है। एंड अभी 11-12 टेंडर और आने की उम्मीद है, जिसमें उम्मीद यह है कि 40 से 50 लाख टन और जो है सरकार का निकल जाएगा, जितने के लिए उनके पास पर्याप्त गेहूं है। और हो सकता है मार्च में आते आते इस गेहूं की डिमांड भी कमजोर हो जाए, क्योंकि नई फसल एकदम सामने खड़ी रहेगी। तो इस साल का जो ट्रिक रहा है सरकार का, एकदम मिशन सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने जो है धीरे धीरे छोटे छोटे डोज में जो है बाजार में गेहूं छोड़ के बाजार को काफी नियंत्रण में रखा है और सप्लाई साइड को भी एश्योर्ड रखा है। तो मिशन इम्पॉसिबल को मिशन सक्सेसफुल यहाँ पर सरकार ने तब्दील में किया है। लेकिन प्राइसेस की अगर बात करें अजय जी, तो 2023 में अब तक कितनी वृद्धि हम देख चुके हैं इस साल के लिए, और अगले साल के लिए अब गेहूं की क्या रेंज बनता हुआ आप देख रहे हैं, जो फंडामेंटल्स आपने एक्सप्लेन किए उसके बतौर? तो इसमें ऐसा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है लगभग उसी रेंज को एक बार टच करके फिर उसके बाद जो है सरकार ने बॉम्ब फोड़ दिया। और जो है आप समझ लीजिए 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो है दिल्ली वापस जो है 25-26 24-25-26 की रेंज में आ गया है। अभी फिलहाल रेंज बाउंड है। एंड बाजार में जो है कोई तरह की अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है नहीं। एंड ये जो 2500-2600 रुपए का दाम है दिल्ली में, लगभग इस दाम पे जो है नए साल में भी बाजार टिकता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स सरकार जो है इंपोर्ट के बारे में क्या स्टैंड लेता है उस पर काफी डिपेंड रहेगा। सरकार अगर जीरो ड्यूटी कर देता है तो हो सकता है बाजार थोड़ा और नीचे भी रहे। और ऑल्सो उस समय डिपेंड करेगा इंटरनेशनल माहौल कैसा है। और अब तक जो फसल की रिपोर्टें हैं वो बुआई की वो ठीक ठाक है, कोई ऐसा चिंताजनक ऐसे विषय नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो है इसी रेंज में रहने की उम्मीद है अगले साल। हाई था वो क्या था अजय जी, 33-34 अगर मेरी मेमोरी साथ दे रही है तो? मैं नहीं समझ पाया। ऑल टाइम हाई क्या था गेहूं का जो हमने भारतीय बाजारों में देखा था? 33। तो आपको लगता नहीं है कि वो लेवल्स तो बिल्कुल भी आएंगे? नहीं, इस साल तो जब तक चुनाव रहेंगे तब तक जो है वो लेवल जो है दिखने को मिलेंगे। जी हाँ। ओके, चलिए शुक्रिया अजय जी अपने व्यूज़ देने के लिए। तो अब देखना होगा कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या रहती है, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि प्राइसेस इन रेंज रहेंगे, कोई बहुत वाइब्रेंसी ऊपर नीचे की तरफ शायद ना देखने को मिले, लेकिन गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है इंपोर्ट को लेकर ये देखना होगा। चलिए शुक्रिया आपका, लेकिन आगे बढ़ेंगे, वापस स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। हमने गोल्ड सिल्वर की तो बातचीत की, क्विकली एनर्जी बास्केट पर भी एक राय ले लेते हैं, कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, जहां पर कल हमने थोड़ी रिकवरी नेचुरल गैस के प्राइसेस में आते हुए देखी थी। कच्चा तेल रेंज बाउंड ही कर रहा है ट्रेड। अजय केडिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय केडिया, क्या व्यू है आपका पहले कच्चे तेल पर? देखिए दीपाली जी, अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने रेड सी एरिया से जो कंसर्न्स देखा था वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट कर गया था। बट जिस ढंग से कल हमने देखा यूएस से मैरीटाइम जो फ्लीट है उन्होंने कहीं ना कहीं कमर्शियल जितने भी शिपमेंट्स है उसको गार्ड करने की बात की, उसके बाद से हमने प्राइजेस में दबाव देखा है। तो टेम्परेरी मुझे लगता है ज्यादा बड़ा एक फॉल बैक भी नहीं तो बड़ा जंप भी नहीं, क्योंकि एक तरफ रूट ओपन हो चुका है, दूसरी तरफ कंसर्न्स अभी भी चलेगा और लंबा चलेगा जिस ढंग से इजराइल से कुछ हिंट्स आए हैं। तो आई थिंक इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है दायरा बना हुआ रहेगा 6120 से लेकर 6250 के बीच में। दिन के सेशन में थोड़ा वेट करना चाहिए, 6150 के करीब मिलता है तो वहां पे हम देख सकते हैं बाइंग के लिए। अदरवाइज टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट 6120 से 6150 तक का लेवल दिखा सकता है।
ओके विकास, नेचुरल गैस पर क्विक कमेंट्स आपके। हाँ, नेचुरल गैस में जैसे देखिए बॉटम फॉर्मेशन होने की तैयारी हो रही है दिवाली जी, बट ये अभी भी प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर डिप्स आता है 198 200 के करीब आता है, तो वहां पे इस पे लॉन्ग करना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 195 के करीब का, जहाँ पे कि इसका वीकली सपोर्ट जोन भी है। वहां पे ये स्टॉप लॉस रख के इसको बाउंस में प्ले करना चाहिए 210 एंड 212 के लिए। ओके तो ये गैस की एक्सपेक्टेशन है, जहां पर आपको याद दिला दें कि इस साल में करीबन 22 से 25% तक की गिरावट हमने क्रॉस गैस वैरायटीज में आते हुए देखी है, और अगले साल भी कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी ऐसी एज ऑफ ना उम्मीद नहीं है, जिस तरह की प्रोडक्शन और इन्वेंट्रीज हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक बात यहाँ पर मेटल्स पे भी कर लेते हैं, जहां पर इस साल में कॉपर और आयरन ओर के अलावा बाकी सभी मेटल्स नेगेटिव में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, अगर कॉपर की ही बात की जाए तो यहाँ पर क्या व्यूज हैं? काफी सारी अटकलें हैं, काफी सारी फोरकास्ट हैं कि कैसे कॉपर का यूजेज यहाँ पर ईवी में या ग्रीन एनर्जी में यूज होने वाला है, सप्लाईज में आगे जाके दिक्कत रह सकती है, लेकिन इन सभी कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल्स के बीच में आपकी क्या सेंस है? बिल्कुल भैया जी, फंडामेंटल तो हमने पिछले साल से देखे काफी स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, बट जो नंबर्स हमने इकोनॉमी के आते हुए देखे, लेट इट बी यूएस, यूरोप, चाइना, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये साल से ही हमने देखा चाइना ओपन अप हुई है, जिसके बाद डिमांड जरूर बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं अभी भी लैग करता हुआ दिखाई दे। ये जो रैली आई है पिछले महीने डेढ़ महीने में, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ सप्लाई कंसर्न। जिस ढंग से हमने देखा आउटपुट्स में कंसर्न्स है और कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस वापस 85-8700 के बीच में दिखा रहा है। नो डाउट 2024 का आउटलुक काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है बेस मेटल कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दैट विल टोटली डिपेंड के हाउ चाइना विल मूव आफ्टर दिस न्यू ईयर। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट, अगर हम जनवरी फ्यूचर्स की अगर बात करें विच इज क्लोज टू 740 लेवल, तो आई थिंक थोड़ा अगर टेक्निकल पुल बैक अगर 735 736 मिलता है इज गुड टू बाय। ओवरऑल मिड जनवरी तक का भी अगर हम टारगेट लेते हैं तो आई थिंक 756 760 तक का लेवल मिलेगा। स्लोली एंड स्टेडीली डिमांड इंप्रूव होगी, जो हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों ही काउंटर में आते हुए देखेंगे। ओके चलिए, तो ये बातचीत हुई स्ट्रैटेजीज की। बेस मेटल्स को लेकर आउटलुक पॉजिटिव 2024 के लिए। कॉपर पर नजर रखने की सलाह। 733 पर फिलहाल कारोबार करते हुए 756 760 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की अप्रोच लेकर चल सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कॉटन पर। 2023 तो अच्छा रहा कॉटन के लिए, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस है 2024 के लिए, इस पर करेंगे बातचीत। अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आउटलुक 2024 में आज हम बात करेंगे कॉटन की, जहां पर भावों में उठापटक जारी रही इस साल में। कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहां पर मांग को लेकर रही, एक्सपोर्ट में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली, और इसके साथ ही बाजार को अब यहां पर मार्जिन्स को लेकर भी चिंताएं हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। जो प्रोक्योरमेंट है वो सीसीआई की तरफ से यहाँ पर अब जोर पकड़ती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं वो नंबर्स, और जो करंट कॉटन के प्राइसेस हैं कैसे देखेंगे आप उसे, और क्या एक्सपेक्टेशन है 2024 में कहाँ जा सकते हैं भाव? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जी देखिए, अभी तो सीसीआई रोज 50,000 गांठ का परचेस कर रही है, और करीब करीब सीसीआई का परचेस 12.5-13 लाख बेल्स का हो गया। क्योंकि क्या है, कपास के भाव पूरे इंडिया में अभी एमएसपी लेवल पे है, या तो एमएसपी से नीचे आ चुके हैं। तो सीसीआई को माल तो लेना पड़ेगा, अगर बाजार को स्टडी रखना है तो सीसीआई को माल लेना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम इस साल और एक है मनीषा जी के, क्वालिटी जो है वो सब जगह थोड़ा, बारिश जो है नवंबर दिसंबर में लेट बारिश आई, उसकी वजह से क्वालिटी भी खराब हो गई है, कि उसकी वजह से रेट और कम हो रहे हैं। तो फार्मर भी प्रॉब्लम में है, तो थोड़ा सीसीआई परचेस करेगा तो सपोर्ट मिलेगा फार्मर को। और जो डिमांड है 12-13 लाख बेल ऑलरेडी सीसीआई खरीद चुकी है, और टोटल कितना खरीद सकती है उसका कोई अंदाजा है? एक सर्वे बीच में किया था कि क्या लगता है, तो ऐसा लगता है कि सीसीआई को इस साल 25 से 30 लाख बेल तक मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आइस फ्यूचर डाउन रहेंगे और तो उसके पीछे इंडियन मार्केट्स भी डाउन रहेंगी, तो जनवरी एंड तक ऐसा लगता है कि 25 से 30 लाख गांठ सीसीआई परचेस कर लेगी। और उसके बाद भी अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल में इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़े नहीं, तो हमारे यहाँ भी मार्केट बढ़ने का कोई इतना बड़ा चांस नहीं है। तो फिर सीसीआई को थोड़ा माल मिल सकता है,
मगर अगर जनवरी के बाद आइस फ्यूचर बढ़ गए, हमारे यहाँ अराइवल अगर स्लो हो गई तो थोड़ा सीसीआई को माल कम मिलेगा, क्योंकि फिर थोड़ा लोकल का डिमांड भी बढ़ जाएगा बेहतर हो ऐसा। जाएगा। अतुल जी, साथ ही अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो किस तरह की गिरावट इस साल में देखने को मिली है भावों में? देखिए, पिछले साल जो मोस्टली फर्स्ट हाफ था, जो अक्टूबर से मार्च था, वो 60,000 से 65,000 के मार्केट के भाव थे। तो अगर इस साल देखें तो लास्ट ईयर के सामने ऑलरेडी 15% कॉटन के भाव कम हो गए हैं, जो अभी आज के भाव 54,000 54,500 के भाव है। तो 15% मार्केट लास्ट ईयर से डाउन है, जो एक हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छा है मनीषा जी, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 10-15% कम हो जाएगा। तो जो स्पिनिंग मिले हैं उनका इस साल का जो इस क्वार्टर का बैलेंस शीट है, अगले क्वार्टर का जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए ये जो कॉटन के दाम गिरे हैं वो एक बहुत अच्छा साइन है मनीषा जी। बिल्कुल, लेकिन अतुल जी, जब प्राइसेस हायर साइड पर थे तो हमने देखा था कि डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से बिल्कुल नहीं थी और ऑल्टरनेटिव्स पर इंडस्ट्रीज ने स्विच किया था। अब लोअर प्राइसेस की वजह से कितना डिमांड इंडस्ट्रीज की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दी है, पहली चीज। और दूसरा ये, अगर हम आगे के आउटलुक को लेना चाहें तो आशंका ये लगाई जा रही है कि शायद जो ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन रह सकता है 2024 में वो स्लाइटली लोअर साइड पे रह सकता है। वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, पहले तो बात करें डिमांड की। डिमांड जब कॉटन के रेट कम हुए तो स्पिनिंग मिल्स का डिमांड तो है, मिले इंडियन मिल्स जो 2 महीने पहले 80% कैपेसिटी पे चल रहे थे वो आज इम्प्रूव होके 90% कैपेसिटी पे ऑन एन एवरेज चल रहे हैं। तो वो कॉटन के रेट कम होने से स्पिनिंग मिल का जो कॉटन का कंजम्पशन है वो जरूर बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा या तो एट पार है स्पिनिंग मिल या तो प्रॉफिट कर रही है, और गारमेंट्स जो बनाती है जो उनको तो अच्छा प्रॉफिट है। तो स्पिनिंग मिलों को डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और जो आपने बोला कि क्रॉप अगले साल कम होना है, तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया में भी जो है ये वो फार्मर को इस साल डबल लॉस है। एक तो यील्ड काफी कम है बिकॉज ऑफ द जो बारिश की जो पैटर्न रही वो फेवरेबल नहीं थी, तो एक तो फार्मर को यील्ड कम है और दूसरे कॉटन के रेट भी एमएसपी के नीचे चले गए। तो ऐसा लगता है कि इंडिया में भी थोड़ा अगले साल सोइंग कम हो सकता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। जैसे आपने बताया ग्लोबल प्रोडक्शन कम हो सकता है, वैसे शायद इंडिया में भी होए, मगर वो अभी कहना मुश्किल है। मगर मार्च के बाद वो थोड़ा करेक्ट पोजीशन सामने आएगा कि क्या होएगा। एक फाइनल सवाल अतुल जी, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है और डोमेस्टिक डिमांड में भी जितने लोगों से हमने बात की है यही मानना है कि कोई बहुत बड़ा सुधार यहाँ पर डोमेस्टिक मांग में भी नहीं आया? जी देखिए, एक्सपोर्ट में डिमांड थोड़ा थोड़ा क्या हो गया इस साल, बारिश बाद में का जो नवंबर दिसंबर का बारिश गिरने से जो हल्की क्वालिटी हो गई, जो आज मिल रहा है 48 से 50,000 में जो क्वालिटी मिल रहा है उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट में डिमांड है। और अप टू दिसंबर एंड तक 5 लाख बेल का एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आगे कैसा रहेगा वो इस साल कहना बहुत मुश्किल है कि एक्सपोर्ट में अब आने वाले 3 महीने 4 महीने कैसी डिमांड रहेगी वो कहना मुश्किल है। अभी तक 5 लाख गांठ एक्सपोर्ट हो चुकी है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में सेम पीरियड में इतना ही 4-5 लाख गांठ ही एक्सपोर्ट हुआ था। हाँ, मगर लोकल में थोड़ा डिमांड सुधर रहा है, क्योंकि रेट जो लास्ट ईयर 65,000 थे वो इस साल 55,000 हो गए हैं। तो थोड़ा लोकल में डिमांड स्लोली, पर्टिकुलरली नॉर्थ की जो बड़ी बड़ी मिलें हैं उनका थोड़ा परचेसिंग अभी थोड़ा बढ़ा है, और जो लोकल मिलें हैं गुजरात महाराष्ट्र और वो है वो सब 15 दिन से लेके 30 दिन के स्टॉक पे चल रही है। साउथ की मिलें भी कोई इतना उत्साह नहीं दिखा रही है, इतना बढ़ चढ़ के खरीदी नहीं हो रही है। तो दे आर ऑल रनिंग हैंड टू माउथ। जो मिल के पास पैसा है, जो साउंड मिले हैं, वो उनकी कवरेज थोड़ी पहले से अभी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि कॉटन के भाव बॉटम आउट हो गए और ये रेट में परचेज करना चाहिए। तो वैसी मिलों के पास जिसके पास फंड है उनकी परचेज थोड़ी इंक्रीज हुई है मनीषा जी। ओके,
शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए। तो मिलर्स की तरफ से डिमांड बढ़ी है कम प्राइसेस होने की वजह से। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हमने इंडस्ट्री का बढ़ते हुए देखा, वहाँ मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन किसानों को नुकसान रहेगा। और आगे की प्रोडक्शन प्लस प्राइसेस को लेकर जो क्लियर आउटलुक है वो मार्च के बाद ही दिखाई देगा। लेकिन अगले साल कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है ग्लोबली भी और इंडियन मार्केट्स में भी। अजय, क्विकली आपका आउटलुक क्या है कॉटन प्राइसेस पर 2024 के लिए? 2024 की अगर बात करें तो आउटलुक काफी स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज एज ऑफ नाउ डिमांड हमने बिल्कुल नहीं देखी। जैसे मैंने फिजिकल मार्केट भी विजिट किए हैं तो वहां पे कैश क्रंचेस की वजह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बट 2024 में दो तीन चीजें, पहला है रिसेशन के बाहर हम धीरे धीरे निकलते हुए देखेंगे, वो डिमांड इंप्रूव करेगा। वेदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसे अतुल जी ने भी कहा है कि जो फार्मर है वो सोइंग करेंगे कम होगी, क्योंकि पिछले 3 साल से कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। तो आई थिंक डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में 80 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90 का लेवल ब्रीच करते ही 112 से 115 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे आई थिंक 64 से लेकर 66,000 का कंजर्वेटिव टारगेट हमें मार्च ऑनवर्ड्स दिखेगा पॉजिटिवनेस बनना, बट 64 से 66 के बीच में हम जाते हुए देख रहे हैं। चलिए, तो ये आउटलुक रहा कॉटन पर और कॉटन प्राइसेस पर अगले साल के लिए फिलहाल की सिचुएशन पर। शुक्रिया विकास और अजय आप दोनों का भी आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज शेयर करने के लिए। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।